जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर के द्वारा जो न्यू सिलेबस के अनुरूप दोस्तों बिहार पुलिस के लिए एक्सप्रेस बैच लाए हैं, जिसमें 1138 संभावित प्रश्नों का महासंग्राम हम लोग देख रहे हैं। जिसमें दोस्तों आज हम लोग भारतीय राजनीतिक इंडियन पॉलिटी चैप्टर नंबर 3 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 331 से देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का क्वेश्चन आप नहीं देखें दोस्तों तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 331 का है दोस्तों, ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है। तो बताइए दोस्तों, लोकतंत्र के विस्तार में कौन सा सहायक आपका नहीं माना जाता है। तो इसका देखिए 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसी 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों कि जनता का संघर्ष, दूसरा है कि उपनिवेशों का स्वतंत्रता, फिर है विदेश शासक का आक्रमण, और डी में दिया गया दोस्तों कि स्वतंत्रता के लिए जनता की इच्छा। तो इसका आपका राइट आंसर है दोस्तों जो 331 का ऑप्शन नंबर जो सी दे रहा है कि विदेशी शासक का आक्रमण। दोस्तों ये आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 332। क्वेश्चन 332 का रहा कि समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो समकालीन विश्व के लिए दोस्तों जो ऑप्शन बी दे रहा है कि विभिन्न देशों को पारंपरिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है, यह आपका कथन सही है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र दोस्तों जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो यह कथन आपका अब्राहम लिंकन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन आपका 334 बोलता है कि निम्नलिखित में से लोकतंत्र का सही विशेषता क्या है। तो लोकतंत्र का सही विशेषता है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, उपयुक्त सभी का, क्योंकि दोस्तों विपक्षी दल का भी होता है, मीडिया की भी होता है, और दोस्तों सत्तारूढ़ दल का भी होता है महत्वपूर्ण भूमिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अपनी मांगों की ओर सरकार को ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कदम लोकतांत्रिक नहीं है। तो कौन सा कदम लोकतांत्रिक नहीं है दोस्तों, जो ऑप्शन डी दे रहा है, ध्यान दीजिएगा कि सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़, सरकारी अधिकारियों को डराना, यह आपका दोस्तों लोकतांत्रिक नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 337। निम्नलिखित में से लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है। तो लोकतंत्र की सफलता की जो आवश्यक शर्त है वो आपका दोस्तों की विधि का शासन एवं नागरिक अधिकारों का सम्मान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 338। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता है। तो दोस्तों जो शासकों का नाम होता है, आपका दोस्तों लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। नहीं कह रहा है दोस्तों, तो देखिए जो स्वतंत्र न्यायपालिका है आपका दोस्तों नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष दोस्तों राज्य का जो सही अर्थ हो जाएगा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका रहेगा दोस्तों कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों 339 क्वेश्चन क्या करेगा, फिर से देख लेते हैं। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं। अच्छा, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं। देखिए दोस्तों जो ऑप्शन सी दे रहा है, सी आपका राइट हो जाएगा। एकात्मक शासन, याद रखना है, एकात्मक शासन आपका दोस्तों संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। बाकी दोस्तों लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका आपका है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 341। 340 अभी हम लोग देख चुके हैं। 341 बोल रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, या भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में प्रथम आम चुनाव दोस्तों 1951-52 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 343 का है कि निम्नलिखित में से किस कारण निर्वाचन आवश्यकता पड़ती है। तो निर्वाचन आवश्यकता दोस्तों किस कारण पड़ती है, तो याद रखिएगा अपनी प्रतिनिधि का चयन करने के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। तो भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं दोस्तों कि बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष से उससे अधिक आयु के नागरिकों का मताधिकार के कारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बाल श्रमिक रोक संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया है। तो बाल श्रमिक रोक संबंधी जो कानून है दोस्तों, यह याद रखना है 10 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया है। नेक्स्ट है कि बाल श्रमिक रोक कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दी गई है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा आपको श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में आपका 347। निम्नलिखित में से किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है। तो दोस्तों वर्तमान कानून में जो संशोधन का अधिकार दिया गया है वो आपका दोस्तों संसद को दिया गया है।
नेक्स्ट है कि लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम करता है। तो लोकसभा दोस्तों अधिवेशन बुलाने का जो काम करता है वो आपका लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? तो बुलाने का काम करता है आपका दोस्तों राष्ट्रपति। तो 348 का ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों लोकसभा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद आपका राइट हो जाएगा, संघीय मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की जो सभापतित्व करता है वो आपका दोस्तों प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 351, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की सही शक्ति है? तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन डी दिया गया है कि दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक को पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता है, या दोस्तों राष्ट्रपति की आपका सही शक्ति है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय का दोस्तों जो आपका सही कार्य है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, कि संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानून को अमान्य घोषित करना ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 353, बोला कि राष्ट्रपति कानून मामले में किसे परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति कानून मामले में दोस्तों आपको यह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आपको अधीनस्थ न्यायालय का दोस्तों निरीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट है कि विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितनों दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 माह तक आसीन रह सकता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो सही अधिकार आपका हो जाएगा कि भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता आपको दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 357 बोल रहा है कि नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उनमें सम्मिलित नहीं है? देखिए दोस्तों नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दिया गया है, स्वतंत्रता दोस्तों आपको 5 ही प्रकार के दिया गया है। यहाँ दोस्तों गलत लिखा हुआ है, तो इसमें पूछा दोस्तों कौन सा इसमें आपका शामिल नहीं किया गया है? तो 357 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, कि अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता है आपका दोस्तों नागरिक में जो स्वतंत्रता दिया गया वो आपको शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को दोस्तों कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो 358 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है दोस्तों, ये अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार आपका राइट है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है 357 बिल्कुल सही है दोस्तों। 5 प्रकार के दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है ना उसमें स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, उसका 5 प्रकार के। बाकी दोस्तों नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 359 का है कि इनमें कौन स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को नहीं है? तो जो ऑप्शन आपका सी दिया है दोस्तों वो आपका बिल्कुल राइट है कि सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता ये आपको नहीं है। नेक्स्ट है कि नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई थी? तो नेपाल में दोस्तों 2006 ईस्वी में संसद की बहाली हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में शासन का संचालन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन का संचालन आपको जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 362 बोला है कि वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो बताइए दोस्तों विश्व के किस देश में आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो ये आपका दोस्तों स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है कि विधि के शासन का अर्थ क्या होता है? तो विधि के शासन का जो अर्थ होता है कि विधि यानी कि कानून की सर्वोच्चता और व्यक्ति को नहीं, बिल्कुल है। विधि के समझ समानता ये भी सही है, और विधि के द्वारा समान संरक्षण ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन है 364 लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो नागरिकों को जो आपका मौलिक अधिकार प्राप्त है दोस्तों ध्यान रखिएगा, विचार अभिव्यक्ति का है, राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी का है, और अवसर की समानता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र शासन को एक लोकप्रिय विधि है क्योंकि? तो देखिए दोस्तों लोकतंत्र शासन की एक लोकप्रिय विधि इसलिए है कि वह दोस्तों जनमत पर आधारित है, और यह समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना पर आधारित है, और यह जन कल्याण का पोषक एवं मानवीय मूल्य का दोस्तों आधारित है, मूल्य पर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 366 बड़ा दोस्तों कि संविधान क्या है? तो देखिए दोस्तों संविधान जो है आपका किसी देश का सरकार की बनावट और संगठन एवं ढांचों की रूपरेखा है, और सरकार संचालन की योजना और सरकार के स्वरूप का अभिव्यक्ति, लिखित अलिखित नियम, सिद्धांत, नीति एवं कार्यक्रम का संग्रह है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है? तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन डी दे रहा है कि भारतीय संविधान के ऊपर होती है, आपका दोस्तों असत्य है। नेक्स्ट है
कि 368 कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था। तो भारत में दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का जो अंत हुआ था दोस्तों, वो आपको 1858 में हुआ था। तो 368 का ऑप्शन भी हो जाएगा दोस्तों 1858 में। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है दोस्तों कि इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है, जो कि यह दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था, ये भी आपका कथन सही है। नेक्स्ट कथन है कि केंद्र विधायिका को पहली बार द्विसदनी बनाया गया था, ये भी आपका सत्य है। तो ऑप्शन डी होगा दोस्तों, जो कि आपका असत्य है। चलिए नेक्स्ट है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो बताइए दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किए थे वह कौन सा सम्मेलन को बहिष्कार करके। तो 370 का ऑप्शन ये होगा दोस्तों नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज का, नवंबर 1930 का प्रथम गोलमेज सम्मेलन का याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 371 बोल रहा है दोस्तों कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया है दोस्तों। तो देखिए उसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जोड़ा गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बातें हैं कि बिना किसी भेदभाव के किसी वयस्क नागरिकों को प्रदत्त मताधिकार को दोस्तों क्या कहा जाता है। तो उस मताधिकार को दोस्तों याद रखिएगा क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 372 का ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी, या दोस्तों कि जो सार्वजनिक वयस्क का मताधिकार, यह आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 373 का है कि भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो निर्वाचन कार्य का दोस्तों जो संचालन किया जाता है वह याद रखिएगा, यह आपको दोस्तों निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक प्रतियोगिता के बीच मतदाता को किस आधार पर मतदान करना चाहिए। क्या दोस्तों याद रखना आपको उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों दल के घोषणा पत्र पर भी और दल के नीति एवं कार्यक्रम पर और प्रत्याशियों के व्यक्ति तत्व पर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 375 बोल रहा है कि भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो भारत में दोस्तों लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या निर्धारित किया गया है वह दोस्तों 543 है। नेक्स्ट है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु दोस्तों कितना होना चाहिए। तो न्यूनतम आयु दोस्तों आपका 18 वर्ष होना चाहिए। तो 376 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है। तो चुनाव चिन्ह का आवंटन आपको निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 378 मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों जो नियुक्ति करता है वो याद रखिएगा दोस्तों, यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन में क्या कठिनाई है। तो निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन में दोस्तों यही आपका कठिनाई है, ध्यान रखिएगा। जो 379 का कथन है कि धन एवं बल का प्रयोग होता है दोस्तों जाति, धर्म, भाषा, सांप्रदायिकता और बूथ छापामारी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार के बावजूद कौन सी मौलिक कठिनाई शेष है। तो कौन सी मौलिक कठिनाई दोस्तों आपका शेष से है। तो 380 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक शक्ति के विभाजन के आधार पर सरकार को क्या रूप है। तो राजनीतिक शक्ति के विभाजन के आधार पर जो सरकार का दोस्तों रूप है वह ध्यान दीजिएगा क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि संघात्मक और एकात्मक है। नेक्स्ट है कि संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं। तो संघात्मक व्यवस्था दोस्तों मंत्रिमंडल को कहते हैं, याद रखिएगा मंत्रिमंडल को। नेक्स्ट है कि सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दोस्तों दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है। क्या दोस्तों 10 अक्टूबर 2006 से। भारत कैसा राज्य है। तो भारत दोस्तों कैसा राज्य है। तो भारत एक दोस्तों कल्याणकारी राज्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 385 भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति दोस्तों किस में निहित होता है। तो वास्तविक कह रहा है दोस्तों, तो वास्तविक जो होता है आपको प्रधानमंत्री में होता है। तो 385 का ऑप्शन भी है दोस्तों प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में। नेक्स्ट है कि संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता होती है। तो संसदीय व्यवस्था की दोस्तों जो विशेषता होती है वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच शक्ति का पृथकीकरण होता है, यही आपका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 387 बोल रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का चयन दोस्तों कैसे होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष यानी कि दोस्तों स्पीकर का जो चयन होता है वो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट है कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। तो धन विधेयक दोस्तों राज्यसभा जो है यह कितनों दिनों तक रोक सकता है। तो 388 का आपका राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 14 दिन तक दोस्तों रोक सकती है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित होने का क्या शर्त है। तो देखिए दोस्तों इसका पारित होने का शर्त यही है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दोस्तों 2/3 बहुमत से पारित करवाना पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है
कि इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते दोस्तों, तो विधान परिषद के सदस्य आपका नहीं होते हैं। बाकी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को संसद में रखे जाने से कितने दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों 14 दिन पूर्व याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 392 है कि राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब करता है। तो राष्ट्रपति दोस्तों संकट काल की घोषणा करता है कि प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल के निर्णय को लिखित रूप से भेजे जाने पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद को बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो मंत्रिपरिषद की जो बैठक की अध्यक्षता करता है वो आपका प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट बात है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो सामूहिक रूप से दोस्तों जो मंत्रिपरिषद होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और व्यक्तिगत रूप से कहेगा दोस्तों तो आपका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किससे है। तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान किया गया है वह राष्ट्रपति को किया गया है। नेक्स्ट है कि देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से युद्ध की घोषणा करने, युद्ध को रोकने और शांति कायम करने का अधिकार किसके पास है। तो यह दोस्तों ध्यान रखिएगा आपका राष्ट्रपति के पास है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 397, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में दोस्तों जो न्यायपालिका की व्यवस्था किया गया है वह ध्यान रखिएगा कैसी है। तो यह दोस्तों एकहरी है। नेक्स्ट है कि भारत की संघीय व्यवस्था में न्याय के शीर्ष पर कौन न्यायालय है। तो न्याय के शीर्ष पर दोस्तों जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन आपका 399, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कसी उम्र तक अपने पद पर बने रह सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोस्तों ध्यान रखिएगा ये आपको दोस्तों 65 वर्ष तक बने रह सकते हैं अपने पद पर। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि न्यायाधीशों का पदच्युत कैसे किया जा सकता है। तो न्यायाधीशों का जो पदच्युत किया जाता है वो ध्यान रखिएगा दोस्तों कैसे किया जाता है। तो यह दोस्तों संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विधि के प्रश्न पर इनमें कौन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति ले सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति को क्या अर्थ है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि संसद के द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता को जांच करना। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आदेश या लेख जारी कर सकता है। दोस्तों तो रीट जारी किया जाता है। तो दोस्तों 404 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। ये सभी रीट है दोस्तों आपका परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, ये सभी आपका दोस्तों ध्यान रखिएगा। और यह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 405 है। 405 बोला दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ क्या होता है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ होता है दोस्तों कि प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ सकने वाले मुकदमों को दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय अधीक्षण की, ध्यान रखना है, अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो अधीक्षण शक्ति का जो प्रयोग किया जाता है वो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करता है और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन के लिए नियम बनाता है और न्यायिक सेवा के अधीनस्थ अधिकारियों को सेवा का दोस्तों शर्तें निर्धारित करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि राज्यपाल के पद के नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो 35 वर्ष। ध्यान रखना है दोस्तों राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी के लिए आपका 35 वर्ष है। नेक्स्ट है कि राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए या कार्यकाल के लिए दोस्तों किया जाता है। तो जो राज्यपाल का दोस्तों नियुक्ति किया जाता है वह ध्यान रखिएगा दोस्तों ये आपको 5 वर्ष के लिए। कितने, तो 5 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल को जो नियुक्ति करता है दोस्तों ध्यान रखिएगा आपको राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन आपका 410। क्वेश्चन 410 कर रहा है कि विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है। तो राज्यपाल का दोस्तों जो संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है वो ध्यान रखना है कि विधानमंडल के बैठक बुलाना और उसे संबोधित करना, प्लस विधान परिषद के दोस्तों 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना और अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयक को स्वीकृति प्रदान करना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि राज्य प्रशासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति दोस्तों किसमें निहित है। तो राज्य प्रशासन की जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित किया गया है दोस्तों वह किसमें निहित किया गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों ये आपको मुख्यमंत्री में निहित किया गया है राज्य प्रशासन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 412 बोल रहा है कि राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्ति कर सकता है।
तो राज्यपाल दोस्तों जो मुख्यमंत्री नियुक्ति कर सकता है वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। नेक्स्ट है कि राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को नियुक्ति कैसे होता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, राज्य मंत्रिपरिषद के जो मंत्रियों का नियुक्ति होता है वह कैसे होता है, तो वह दोस्तों मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच दोस्तों जो संबंध होता है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और जो मुख्यमंत्री होता है दोस्तों वो मंत्रिपरिषद को बैठक की अध्यक्षता करता है। प्लस दोस्तों मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक और संहारकर्ता दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों 415 कह रहा है कि मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जाता है। तो मुख्यमंत्री के विरुद्ध दोस्तों जो अविश्वास का प्रस्ताव पास किया जाता है वह किसके द्वारा दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों वह विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी है। तो बिहार विधानसभा की दोस्तों अभी 243 है। नेक्स्ट है कि विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। तो विधानसभा की सदस्यता के लिए दोस्तों जो न्यूनतम उम्र सीमा का निर्धारित किया गया है वह दोस्तों ध्यान रखिए कितना वर्ष, तो वह आपका दोस्तों 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विधानसभा को विगत सत्र का अंतिम बैठक तथा आगे होने वाले सत्र की पहली बैठक के बीच कितनों दिनों का अंतराल हो सकता है। तो यह दोस्तों याद रखना है कितनों दिनों का दोस्तों, 6 महीनों से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बिहार विधान परिषद का दोस्तों 75 है, याद रखना है 75। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 420, विधान परिषद को क्या कहा जाता है। तो विधान परिषद का दोस्तों ध्यान रखना क्या कहा जाता है, तो राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन दोस्तों प्लस राज्य विधानमंडल का उच्च सदन। तो ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि कार्यपालिका को नियंत्रित करने संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल विधानसभा को है और विधान परिषद को दोस्तों आपका नहीं है। तो जो ऑप्शन दोस्तों दिया गया है 421 का डी ये आपका सही है दोस्तों, कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 422 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक है केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में दोस्तों प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों धन या वित्त विधेयक याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विधानसभा के द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक दोस्तों रोक सकता है। तो यह दोस्तों 423 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 दिनों तक रोक सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका। क्वेश्चन नंबर 424 है कि राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है। तो राज्य में दोस्तों न्याय प्रशासन के शीर्ष पर जो न्यायालय होता है दोस्तों वह उच्च न्यायालय होता है, यानी कि हाई कोर्ट। तो 424 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की दोस्तों नियुक्ति कौन करता है। तो यह दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति किया जाता है वह दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 426, बोल रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु दोस्तों निर्धारित किया गया है वह 62 वर्ष किया गया है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कैसे मामले सीधे तौर पर दोस्तों लाए जा सकते हैं। तो सीधे तौर पर दोस्तों कैसे मामले लाए जा सकते हैं, तो 427 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि नागरिक अधिकारों को रक्षा के मामले याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है, यह दोस्तों कथन आपका किसका है। तो यह कथन दोस्तों आपका लास्की का है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, लास्की का 428 का। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान नागरिक को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार दोस्तों प्रदान करता है। तो दोस्तों 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य की सूची संविधान में कब जोड़ा गया है। तो यह दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में दोस्तों कब जगह दिया गया था। तो 86वां संविधान संशोधन दोस्तों 2003 के तहत, याद रखना है 2003 के तहत है, 2002 के तहत दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 432 कह रहा है कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकार को दोस्तों सीमित किया जा सकता है। तो देखिए राष्ट्रीय संकट काल में भी दोस्तों, आंतरिक सुरक्षा कानून निर्मित में और संविधान में संशोधन करके भी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समस्याएं आती हैं। तो समता के अधिकार के अंतर्गत दोस्तों जो समस्या आती है वह देखिए कानून के नज़र में समानता आता है, भेदभाव में विशेषाधिकार का अंत होता है और अवसर की समानता होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। नेक्स्ट पाते हैं कि मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान किया गया था।
तो 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा फास्ट देखने का रीजन है कि आप लोगों के पास समय नहीं दोस्तों, इसलिए हम सोच रहे हैं कि एग्जाम से पहले आपको टोटल 1100 क्वेश्चन कवर करवा दें। और यह दोस्तों सिर्फ रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों मान लें कि एग्जाम है कल, और दोस्तों आज उसको इस वीडियो को एक बार रात में देख लीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिल जाएगा। और दोस्तों पूरा क्वेश्चन देखना है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। फिर बोल रहा है दोस्तों कि सूचना के अधिकार के नियम को भारत में कब लागू किया गया था। तो सूचना के अधिकार के दोस्तों जो नियम को भारत में लागू किया गया था वह 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो धर्मनिरपेक्षता का दोस्तों जो अर्थ होता है वह ध्यान रखना है, सर्वधर्म समभाव। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है। तो सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है आपका दोस्तों धर्म पर, याद रखिएगा धर्म पर। क्वेश्चन नंबर 438 बोल रहा है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो लिच्छवी गणतंत्र जो दोस्तों वह भारत क्या रखना है, बिहार में या राज्य में अवस्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है कि धर्म की राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, यह दोस्तों किसने कहा था। तो देखिए धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन दोस्तों महात्मा गांधी का था, याद रखना है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था। तो अर्थशास्त्र पुस्तक दोस्तों देखिए, अगर दोस्तों यहाँ पे एक एडम स्मिथ का पुस्तक है जो कि इकोनॉमी से संबंधित है, और एक है दोस्तों अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है जो कि कौटिल्य से पुस्तक है। तो 440 का दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया है अथी के अनुसार, तो कौटिल्य के, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 441 कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है। तो सामाजिक विभाजन का दोस्तों जो आधार भाषा है वह दोस्तों ध्यान रखना क्या है, तो दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा बेल्जियम का। कहाँ का, तो बेल्जियम का। नेक्स्ट है कि जनमत पर आधारित शासन है। तो जनमत पर दोस्तों जो आधारित शासन है वह लोकतंत्र है। नेक्स्ट है कि समदलीय गठबंधन कहाँ बना है। तो समदलीय गठबंधन आपका कहाँ बना है, तो दोस्तों नेपाल में बना है। नेक्स्ट है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत मतभेद में सामंजस्य, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि संघ की विशेषता नहीं है। तो संघ की विशेषता नहीं है किसका दोस्तों, तो दोस्तों एकहरी शासन व्यवस्था का, एकहरी शासन व्यवस्था का, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि भारत में संघ एवं राज्य अधिकारों का विभाजन कितनों सूचियों में हुआ है। तो भारत में दोस्तों संघ एवं राज्य जो अधिकारों का विभाजन कितने सूची में हुआ है, तो दोस्तों ध्यान रखना है कितने सूचियों में हुआ है, तो 446 का ऑप्शन जो सी है दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि। तो अनुकूल क्योंकि इसलिए है दोस्तों कि ध्यान रखना है कि आपको संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार के शक्ति को सीमित करता है, और दोस्तों संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 448 का है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा में दोस्तों निर्वाचन हेतु जो कुल सीटों की संख्या निर्धारित किया गया दोस्तों 543। नेक्स्ट है कि समवर्ती सूची में रखा गया है। तो समवर्ती सूची में दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों को रखा गया है। नेक्स्ट है कि कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया है। तो सरकार का दोस्तों तीसरा स्तर बनाया गया है 73वां संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 451 निम्न में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो पंचायती राज व्यवस्था का दोस्तों जो दूसरा स्तर है वो ध्यान रखना है कौन सा है, तो पंचायत समिति है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम दोस्तों किस राज्य में लागू किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो सर्वप्रथम दोस्तों लागू किया गया था वह ध्यान रखिएगा दोस्तों आपका राजस्थान में लागू किया गया था, राजस्थान के नागौर जिला में। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का दोस्तों प्रधान आपका सरपंच होता है। नेक्स्ट है कि भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है। तो भारत में दोस्तों जो शासन प्रणाली है संघीय और संसदीय दोनों है। नेक्स्ट है कि बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल क्या है। तो बिहार में दोस्तों पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है। तो भारतीय संविधान का दोस्तों जो 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है दोस्तों कितना, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। निम्न में से कौन पंचायत का व्यवस्थापिका सभा है। तो पंचायत का दोस्तों जो व्यवस्थापिका सभा है वो आपका दोस्तों ग्राम सभा है। नेक्स्ट है कि राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखना है। नेक्स्ट है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का दोस्तों जो उल्लेख किया गया है वह दोस्तों अनुच्छेद
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राज्य के निषेध हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 38 में दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य का किया गया है। अनुच्छेद 40 में दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन। तो स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं दोस्तों, ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन बी ही हो जाएगा दोस्तों। स्थानीय स्वशासन का या पंचायतों का गठन आपका वही हुआ अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट है कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो ग्राम कचहरी में दोस्तों जो मुकदमे सुलझाए जाते हैं वो दोस्तों दीवानी मामला और फौजदारी मामला दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था? तो भारत में दोस्तों जो प्रथम नगर निगम की स्थापना हुआ था दोस्तों वो आपका चेन्नई में हुआ था। कहाँ में? तो चेन्नई में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची का विषय दोस्तों कानून व्यवस्था, याद रखना है, कानून व्यवस्था। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो ध्यान रहे दोस्तों, पहले कह रहा है तो आपका पटना में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का दोस्तों गठन किया गया था वर्ष 1946 में। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जिला परिषद का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? तो राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच दोस्तों जो समझौता हुआ था वह वर्ष 1998 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो और अभी देखें दोस्तों हम लोग स्थानीय स्वशासन से, तो ऑप्शन नंबर 40 हो जाएगा। उसी को दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन भी कहा जाता है। ग्राम पंचायत का भी गठन अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक शासन दोस्तों व्यवस्था कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा आपका यह इंग्लैंड में है, एकात्मक इंग्लैंड में है। नेक्स्ट है कि स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो यह दोस्तों अनुच्छेद 40 में दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है। मुद्रा, बैंकिंग, संचार और मामले किस सूची में रखा गया है? तो मुद्रा, बैंकिंग और जो संचार जैसे मामलों को दोस्तों ध्यान रखिएगा किस सूची में रखा गया है? तो आपका दोस्तों संघ सूची में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो गठबंधन की सरकार बनाने की जो संभावना होता है दोस्तों वह ध्यान रखिएगा आपको दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान के दोस्तों जो 12वीं अनुसूची का संबंध दिया गया है वह ध्यान रखिएगा किससे दिया गया है? तो दोस्तों आपको नगरपालिका का कार्यक्षेत्र से। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो सुझाव दिया गया था दोस्तों वो आपको बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट है कि समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो समवर्ती सूची पर बनाने का दोस्तों जो कानून अधिकार है आपका दोनों का है, राज्य का भी है और संघ का दोनों का है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो देखिए दोस्तों संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं पूछ रहा है तो आपका बी हो जाएगा दोस्तों, चीन में नहीं है। निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र पाया जाता है वो आपका स्विट्जरलैंड में। फिर है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा दोस्तों आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 479 है कि तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो जो तारी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत किया गया है वो आपको दोस्तों राजस्थान में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 481। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका दोस्तों लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 482। बोलबिया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे। तो बोलबिया में दोस्तों जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या थे? तो वह दोस्तों खदान की कीमत में वृद्धि, नहीं पानी के कीमत में वृद्धि। दोस्तों बोलबिया का जो जनसंघर्ष का मुख्य कारण था कि पानी के कीमत में वृद्धि। नेक्स्ट है कि राजनीतिक दल का आशय क्या है? तो राजनीतिक दल का दोस्तों आशय है कि व्यक्तियों के समूह से। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में रही थी? पड़ा था दोस्तों राजनीतिक दल का जो नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था? तो याद रखना दोस्तों आपको ब्रिटेन में पड़ा था। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा ब्रिटेन में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का दोस्तों प्राण किसे माना जाता है? तो दोस्तों राजनीतिक दल को। नेक्स्ट है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो बहुदलीय व्यवस्था दोस्तों आपका ब्रिटेन में नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है?
तो गठबंधन की जो सरकार बनाने की संभावना होता है दोस्तों वह किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों आपको बहुदलीय व्यवस्था में होती है, बहुदलीय व्यवस्था में। नेक्स्ट है दोस्तों कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो दोस्तों लागू होता है वो आपको सांसदों और विधायक पर होता है, दोनों पर, सांसद और विधायक पर। नेक्स्ट है कि राजनीतिक दल को मान्यता और उसके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है दोस्तों निर्वाचन आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? देखिए दोस्तों राष्ट्रीय दल इसमें से कौन सा नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी दोस्तों आपका अभी राष्ट्रीय दल नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए दोस्तों जो सबसे आवश्यक है वो कौन सा है? तो वह दोस्तों आपका मजबूत जनमत है, याद रखना है, मजबूत जनमत है। नेक्स्ट है कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था? तो 492 का ऑप्शन सी हो जाए दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 493 का है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का दोस्तों जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है दोस्तों वह राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो दलीय प्रणाली जो है दोस्तों ये आपका चीन में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को दोस्तों अनुरूप कौन सा इसमें नहीं है? तो 495 का ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों कि बहुसंख्यकों का शासन। क्वेश्चन नंबर 496 का है कि लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार दोस्तों किससे है? तो यह अधिकार दोस्तों आपको जनता को दिया गया है, ध्यान रखिएगा किसके हैं? तो जनता को, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 497 कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित किया गया है? तो महिलाओं के लिए दोस्तों जो सीटें आरक्षित किया गया है वह दोस्तों 50% है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में दोस्तों जो मतदाता होने की न्यूनतम आयु है दोस्तों 18 वर्ष, याद रखिएगा 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों आपको क्या, देखिए नेक्स्ट यहाँ से आपका इकोनॉमी चालू हो जाता है, जिसमें दोस्तों 200 क्वेश्चन हम लोग किसको देखें? तो 200 क्वेश्चन पॉलिटी के देखो और 300 पहले क्वेश्चन दोस्तों आपको हुआ था फर्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको क्या क्या शामिल किया था। तो वो 300 क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान रखिएगा उसमें आपको ज्योग्राफी को शामिल किया गया था और प्लस में दोस्तों हिस्ट्री को शामिल किया गया था। चलिए हम लोग दोस्तों इकोनॉमिक्स की ओर बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन नंबर 499 से स्टार्ट होता है, जिसमें बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो उत्पादन का साधन कौन सा नहीं दोस्तों? देखिए भूमि है, श्रम है, पूंजी है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी है। तो इसमें उपभोग नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्पादन का साधन दोस्तों टोटल 4 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक निम्नांकित में से कौन कार्यशील पूंजी है? कार्यशील पूंजी कौन है दोस्तों पूछ रहा है, तो राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो खाद बीज है या कार्यशील पूंजी है। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि को नवीन पद्धति कब अपनाया गया था? तो भारत में दोस्तों कृषि का जो नवीन पद्धति अपनाया गया था 1955-56 में, याद रखिएगा 1955-56 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 502। हमारे देश के किसी राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था दोस्तों आपका? तो पंजाब और हरियाणा में पड़ा था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 502 का। नेक्स्ट है कि मानवीय संसाधन में निवेश का मुख्य अंग है? तो निवेश का जो मुख्य अंग है आपका देखिए शिक्षा में, स्वास्थ्य में और आवास में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निर्धनता का माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? तो निर्धनता की माप दोस्तों मुख्यतः जो किया जाता है वो आपको देखिए आय पर और उपभोग दोनों पर, तो ऑप्शन हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग इकोनॉमी देख रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसका PDF के लिए दोस्तों हमारा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नांकित में से किन व्यक्तियों पर निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो निर्धनता का दोस्तों जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है दोस्तों वो आपका अनाथ बच्चे पर, विधवाएं पर और दलित वर्ग के व्यक्ति पर, तो ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है? तो निर्धनों की संख्या दोस्तों जो अधिक है वो आपको उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 507 है बिहार में गरीबी की समस्या को निराकरण के लिए आवश्यक है? तो गरीबी की समस्या के लिए दोस्तों जो बिहार में निराकरण के लिए आवश्यक है तो आपका राइट हो जाएगा 507 का ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि दोस्तों कृषि विभाग, उचित जल प्रबंधन और पर्याप्त निवेश है। नेक्स्ट है कि कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार का बेरोजगारी अधिक उम्र में है? तो कृषि के क्षेत्र में दोस्तों जो किस प्रकार के बेरोजगारी आपको पूछा है कि अधिक उम्र में है, तो यह दोस्तों याद रखना है अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। नेक्स्ट है कि अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी को समस्या का समाधान किया जा सकता है? तो इसका समाधान दोस्तों देखिए ऑप्शन सी है, क्योंकि कृषि विकास के द्वारा और ग्रामीण उद्योग के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जगह यानी कि दोनों के द्वारा। नेक्स्ट है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है,
तो बिहार के दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है वह मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट है कि सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू किया है। सरकार ने दोस्तों मध्याह्न भोजन योजना जो लागू किया है वह दोस्तों आपको प्राथमिक विद्यालयों में। नेक्स्ट है कि बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? तो बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में कृषि श्रमिक की संख्या में वृद्धि का कारण क्या है? तो बिहार में दोस्तों कृषि श्रमिक संख्या का वृद्धि के कारण है कि कृषि का पिछड़ापन और सहायक उद्योग धंधों का अभाव। तो ऑप्शन हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है कि बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो आजीविका का दोस्तों जो मुख्य स्रोत है बिहार में, वो ध्यान रखिएगा कृषि ही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको 515, उत्पादन का अर्थ है। तो उत्पादन का दोस्तों अर्थ क्या है? तो उत्पादन का अर्थ होता है कि उपयोगिता का सृजन। नेक्स्ट है कि पूंजी उत्पादन कैसा साधन है? तो पूंजी जो उत्पादन है दोस्तों वो आपका निष्क्रिय साधन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में कौन सी वस्तु पूंजी है? तो निम्नांकित में दोस्तों कौन सा वस्तु पूंजी है? तो आपको दोस्तों किसान का जो हल है ये आपका दोस्तों वस्तु का पूंजी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 518 कि निम्नांकित में कौन चल पूंजी है? तो चल पूंजी दोस्तों आपका कौन सा है? तो ये देखो खाद बीज जो है आपका चल पूंजी है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन अचल पूंजी है? तो अचल पूंजी है दोस्तों आपका कारखाना का जो भवन हो जाएगा यह आपका अचल पूंजी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है? तो बिहार में दोस्तों किन फलों का उत्पादन होता है? तो याद रखना है 520 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों उपयुक्त सभी। क्योंकि देखिए दोस्तों लीची भी होता है, मखाना भी होता है दोस्तों, और आम भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 521 कह रहा है कि भारत में मानव विकास का आधारभूत सूचक क्या है? तो मानव विकास का दोस्तों जो आधारभूत सूचक है वह दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा। औसत आयु का साक्षरता, एक जन्म, एक मृत्यु दर प्रति व्यक्ति है, सभी है। हमारे देश के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल में दोस्तों साक्षरता दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा हुई थी। तो भारत सरकार की दोस्तों जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का घोषणा किया गया था वो कब किया गया था? तो दोस्तों फरवरी 2000 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 524, उत्तर बिहार के निवासियों को गरीबी का एक प्रमुख कारण क्या है? तो उत्तर बिहार के निवासियों को दोस्तों गरीबी का जो एक प्रमुख कारण है वह ध्यान रखिएगा बाढ़ का विभीषिका। देखिए क्वेश्चन 525 कह रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। तो यह दोस्तों प्रारंभ किया गया था अप्रैल 1999 में। अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई थी। तो अंत्योदय अन्न योजना जो प्रारंभ किया गया था वो आपका दिसंबर 2000 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुआ था आपका सितंबर 2001 में, सितंबर 2001 में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 528 कि बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति, तो जब कोई व्यक्ति दोस्तों इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता है। नेक्स्ट है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का दोस्तों प्रमुख कारण जो है 529 का ऑप्शन बी कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 530, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में दोस्तों जो बेरोजगारी का मुख्य कारण है आपका दोस्तों मौसम बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 531 है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण क्या है? तो भारत में जो शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण है दोस्तों ध्यान रखना है क्या है? तो वह दोस्तों आपका हो जाएगा कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत के कृषि क्षेत्र में व्यापक अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों कृषि के जनसंख्या का अधिक होना यह आपका प्रमुख कारण है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि हमारे देश के किस क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारों की संख्या सबसे अधिक है? तो अर्ध बेरोजगारों की संख्या जो सबसे अधिक है दोस्तों वह प्राथमिक क्षेत्र में। बेरोजगारी का क्या दुष्प्रभाव होता है? तो बेरोजगारी का दोस्तों जो दुष्प्रभाव होता है उपयुक्त सभी, क्योंकि दोस्तों निर्धनता भी होता है, फिर आपका निम्न जीवन स्तर भी होता है और शिक्षा एवं स्वास्थ्य में गिरावट भी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 535 है, बिहार में ग्रामीण बेरोजगारों की समस्या का समाधान के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए दोस्तों आवश्यक क्या है? तो आवश्यक आपका है उपयुक्त सभी, ध्यान दीजिएगा, कृषि का विकास, ग्राम उद्योगों का विकास और जनसंख्या पर नियंत्रण। नेक्स्ट है कि सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के निश्चित रोजगार देने का प्रावधान किया है? तो यह दोस्तों 100 दिनों का दिया है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ था।
तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जो लागू हुआ था वो आपका दोस्तों फरवरी 2006 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 538 कि काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय योजना प्रारंभ हुआ था। काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो यह दोस्तों आपका अक्टूबर 2004 में हुआ था। नेक्स्ट है कि बिहार में सिंचाई के किस साधन पर किसानों का निर्भरता सर्वाधिक है? तो राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कुएं एवं नलकूप पर। नेक्स्ट है कि इनमें किसका प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, याद रखना है। सेवा क्षेत्र को दोस्तों तृतीय और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो देखिए दोस्तों भारत में आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन दोस्तों कब किया गया था भारत में? तो ध्यान रखिए दोस्तों योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो आपका दोस्तों 1950 में 15 मार्च 1950 को किया गया था दोस्तों। तो 542 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय दोस्तों अधिक होता है वह देश, ध्यान रखिएगा क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी विकसित देश कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार का दोस्तों नियामक संस्था आपका सेबी हो जाएगा। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या दोस्तों? तो कृषि है, उद्योग है, व्यापार है। नहीं, बिहार में दोस्तों कृषि है। तो ऑप्शन नंबर 545 का ए आपका राइट हो जाएगा। गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा था? गरीबी कैंसर रोग की तरह है दोस्तों यह किसने कहा था? तो 546 का ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों अर्थशास्त्री कुजनेट ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 547 क्या करा, ध्यान रखिएगा कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहलाता है? तो द्वितीय क्षेत्र दोस्तों अभी हम बताएं उद्योग को द्वितीय क्षेत्र और सेवा को तृतीय क्षेत्र और कृषि को प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन वर्ष 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो यह दोस्तों ध्यान रखना 549 का ऑप्शन ये हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दोस्तों निजी व्यक्ति का, निजी संस्था का अधिकार रहता है। नेक्स्ट है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आएगा? तो पशुपालन और मत्स्य पालन आपका दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो सामाजिक संरचना का दोस्तों जो अंग है कौन सा है? तो वह दोस्तों आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी है, क्योंकि दोस्तों शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा और आवास। नेक्स्ट है कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर दोस्तों निर्धारित किया जाता है? तो यह दोस्तों ध्यान रखिए किस आधार पर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण दोस्तों ध्यान रखिएगा क्या है? तो साधनों का निजी स्वामित्व या दोस्तों बिल्कुल गलत है। फिर दोस्तों मूल तंत्र भी नहीं होगा, निजी लाभ भी नहीं हो जाएगा, सामाजिक कल्याण हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना समाजवादी अर्थव्यवस्था का होता है सामाजिक कल्याण। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण जो है दोस्तों पिछड़ेपन का, तो ध्यान रखिएगा क्या है? तो आपका डी हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि के अत्यधिक जनभार और बाढ़ और सूखा का दोस्तों प्रकोप रहता है बिहार में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है? तो आर्थिक विकास के माप के लिए दोस्तों जो सबसे उपयुक्त सूचकांक है वो 555 का ऑप्शन भी है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो बोनस भुगतान अधिनियम दोस्तों जो बना था ध्यान रखिएगा वो आपको दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी। तो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग का जो स्थापना हुआ था वो दोस्तों वर्ष 1983 में हुआ था। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास संबंधित है। तो आर्थिक विकास दोस्तों यह किससे संबंधित है? तो 558 का ऑप्शन सी जो उपयुक्त दोनों, यानी कि परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दोनों से होता है आर्थिक विकास। नेक्स्ट है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में दोस्तों जो सर्वाधिक बल दिया जाता है वह ध्यान रखिए दोस्तों लोक कल्याण में। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 560 का दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड दोस्तों डेयरी, ऑपरेशन फ्लड यानी कि दूध उत्पादन यानी कि दोस्तों डेयरी विकास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 562 कि निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का दोस्तों अंग कौन सा है? तो ये आपका दोस्तों शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का दोस्तों कार्यकाल कौन सा हो जाएगा? तो 563 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 2012 से 2017।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। तो विकास सूचकांक का दोस्तों सूचक नहीं है, राष्ट्रीय आय आपका नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है। तो द्वितीय आर्थिक क्रिया से जो संबंधित है वह दोस्तों आपका उद्योग है, याद रखना है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 566 है, बोला कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। दोस्तों यह कथन किसका है। तो यह कथन दोस्तों हमारा माननीय APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 567 है, बोला कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों तो कृषि का विकास करना दोस्तों आपका पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यह किसके द्वारा माप किया गया था। तो यह दोस्तों आपका योजना आयोग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण का नीति से किस क्षेत्र का सबसे कम लाभ हुआ था। तो वैश्वीकरण के दोस्तों जो नीति था आपका कृषि, इसमें सबसे कम लाभ हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय अनुपात कब लगाया गया था। तो सर्वप्रथम दोस्तों यह लगाया गया था 1868 में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के पूर्व अर्थव्यवस्था थी। तो स्वतंत्रता के पूर्व दोस्तों जो अर्थव्यवस्था थी वह कैसी थी। तो यह दोस्तों कृषि प्रधान थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या है। तो आर्थिक एवं मौद्रिक जो विकास है दोस्तों यह एक दूसरे के पूरक है। श्रम का परिश्रमिक है। तो श्रम का जो परिश्रमिक है दोस्तों वो आपका मजदूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 574, बोला कि पूंजी का परिश्रमिक है। तो पूंजी का परिश्रमिक क्या दोस्तों, तो ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसने है। किसका दोस्तों, गरीबी को जन्म देता है। तो यह कथन दोस्तों रैगनर नर्स के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है कि विकसित राज्य में ऊंची होती है। तो विकसित राज्य में दोस्तों ऊंची क्या होता है, तो दोस्तों वहाँ प्रति व्यक्ति आपका ऊंची होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जो शामिल है वो वस्तु और सेवाओं का मूल्य शामिल है। कुल उत्पादन एवं उत्पादन के किए गए खर्च का अंतर कहलाता है। तो कुल उत्पादन एवं उत्पादन के किए गए जो खर्च का अंतर कहलाता है दोस्तों, वह ध्यान रखिएगा आपका क्या कहलाता है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, तो उपभोग व्यय और विनियोग का ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 580 का रहा है कि राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है। तो राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है दोस्तों उपयुक्त तीनों, क्योंकि दोस्तों केवल सकल घरेलू उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यह आपका तीनों शामिल है इसमें। नेक्स्ट है 581 की राष्ट्रीय आय की गणना विधि है। तो राष्ट्रीय आय की गणना की विधि दोस्तों व्यावसायिक है, उत्पादन है और मूल्य योग है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत दोस्तों जो शामिल किया जाता है वो किसे शामिल किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 582 का ए, यानी कि दोस्तों आय कर को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि y बराबर C+1 यह फार्मूला किसने बताया था। तो y बराबर C+1 दोस्तों जो फार्मूला दिया गया था ये आपको दोस्तों प्रोफेसर केन्स के द्वारा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 584 है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो कहा जाता है दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 550 से, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था दोस्तों सर्वप्रथम आपका 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय लगाए थे। तो 586 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 587, निम्नांकित में कौन रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है दोस्तों, वो ध्यान रखना है प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में दोस्तों किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो आपका दोस्तों सेवा क्षेत्र का याद रखना है। नेक्स्ट है कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है दोस्तों, तो बचत कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो यह दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ था। तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा दोस्तों कब किया गया था। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा, देखिए दोस्तों ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रोफेसर PCC महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था।
तो प्रोफेसर पीसीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में जो गठन किया गया था दोस्तों वह राष्ट्रीय आय समिति का किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है। तो किस देश की मुद्रा रुपया दोस्तों, तो भारत का भी है, नेपाल का भी है और पाकिस्तान का भी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी का दोस्तों। तो 593 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 594, बोल रहा है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया में से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए तो वह दोस्तों कहलाती है। तो वह दोस्तों क्या कहलाता है, तो वह आपको समावेशी विकास कहलाता है। नेक्स्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है। तो सबसे कम योगदान दोस्तों आपका प्राथमिक क्षेत्र का है जीडीपी में। तो 595 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। प्लास्टिक मुद्रा है, तो प्लास्टिक मुद्रा दोस्तों यह एक प्रकार का डेबिट कार्ड है आपका, प्लास्टिक मुद्रा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि आधुनिक युग के प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन दोस्तों किसका है, तो यह कथन दोस्तों आपका मार्शल का था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 598 कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। तो वस्तु दोस्तों जो विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है वह ध्यान रखिएगा कौन सा, तो यह दोस्तों वस्तु मुद्रा होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है। तो शाख मुद्रा का उदाहरण दोस्तों बैंक ड्राफ्ट आपका शाख मुद्रा का उदाहरण है। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में ज़रूरत होती है। तो मुद्रा की आवश्यकताओं को दोस्तों पूरा करने में जरूरत किसकी होती है, तो संसाधनों की होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 601 है, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए आपका अधिकृत है। तो भारत में दोस्तों मुद्रा जारी करने के लिए जो अधिकृत है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है। तो कौन सा जो है मुद्रा दोस्तों एक आपका आधुनिक रूप नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि रूस की मुद्रा है। तो रूस की मुद्रा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रूस का मुद्रा दोस्तों आपका रूबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस का मुद्रा रूबल। रूस की राजधानी बताइएगा दोस्तों कहाँ है, कमेंट में। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूर्ति करता है। प्रारंभिक अवस्था में दोस्तों मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कैसे करता है, तो यह दोस्तों वस्तु के आदान प्रदान से। नेक्स्ट है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। तो मुद्रा का दोस्तों जो प्राथमिक कार्य है वह आपका दोस्तों विनिमय का माध्यम है। निम्नलिखित में से कौन सा विधि ग्राहम मुद्रा है। तो विधि ग्राहम मुद्रा कौन सा है दोस्तों, तो आपका जो दे रहा है 606 का दोस्तों ऑप्शन ए यानी नोट और सिक्का यह आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि मुद्रा का प्रयोग से किसे प्रोत्साहन मिला था। तो मुद्रा के प्रयोग से दोस्तों जो प्रोत्साहन मिला था वो आपको दोस्तों बचत को, पूंजी निर्माण और ऋणों का लेन देन, यानी कि आपको तीनों। नेक्स्ट है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह दोस्तों किस अर्थशास्त्री का कथन है। तो मुद्रा वह धुरी जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है दोस्तों, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है। तो 608 का ऑप्शन सी है दोस्तों, यह मार्शल का कथन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है और मुद्रा को ही परिभाषा यह किसने दिया था। तो यह परिभाषा दोस्तों आपको ध्यान रखना है हार्टल विदर्स ने, हार्टल विदर्स ने दिया था दोस्तों, विदर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 610, भारत में करेंसी नोट दोस्तों कौन जारी करता है। तो भारत में करेंसी नोट आपका आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है कि वित्तीय संस्थान पूरा है। तो वित्तीय जो संस्था पूरा है दोस्तों वह ध्यान रखना है, ये आपका दोस्तों ऋण संबंधी जरूरतों है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। तो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 613 कहा कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी दोस्तों आपका मुंबई को कहा जाता है। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। भारतीय पूंजी बाजार का अंग दोस्तों सहकारी बैंक नहीं है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है आपका रिजर्व बैंक। नेक्स्ट पाते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुआ था वर्ष 1982 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य दोस्तों कि शाख मुद्रा का नियंत्रण करना, बैंकिंग व्यवस्था को नियमन करना और सरकार का बैंकर है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का दोस्तों गठन कैसे किया जाता है, तो यह दोस्तों पंचायत का वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि केंद्रीय सहकारी बैंक को किस स्तर पर काम करता है। तो जो केंद्रीय सहकारी बैंक है दोस्तों वह किस स्तर पर काम करता है, तो यह दोस्तों जिला स्तर पर काम करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 620 का है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो भारत में दोस्तों मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो 620 का ऑप्शन सी हो जाए दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है कि नरेगा बनाई गई है। तो नरेगा जो बनाई गई है दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह आपको ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है।
छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। तो छिपी बेरोजगारी जो पाई जाती है दोस्तों वह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। तो नरेगा कार्यक्रम के साथ दोस्तों किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, तो आपका दोस्तों महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है कि काम के बदले अनाज योजना कब लागू हुई थी। तो काम के बदले अनाज योजना जो लागू हुआ था दोस्तों नवंबर 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 625। बोल रहा दोस्तों कि उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाता है। तो उदारीकरण दोस्तों प्रतिबंधों को हटाता है उपयुक्त तीनों के माध्यम से, क्योंकि परमिट संबंधी, लाइसेंस संबंधी और कोटा संबंधी। यहाँ पे दोस्तों 2 सब्जेक्ट फिर समाप्त हो गया, यानी टोटल दोस्तों 4 सब्जेक्ट आपका समाप्त हो चुका है। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट में क्या आपका है, तो नेक्स्ट को दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा, देखिए नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर आपका साइंस चालू होता है, यानी कि भौतिक शास्त्र को यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं।